Give me life with its struggles and victories, with its failures and hatreds, with its deep moral meaning and its unknown goal. व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंग्लिश ऑथर E.M. फॉस्टर की बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी द अदर साइड ऑफ द हेज। अगर बात करें कि ये शॉर्ट स्टोरी क्यों लिखी गई, इसके लिखने का मकसद क्या था, तो E.M. फॉस्टर की ये स्टोरी लिखने की स्ट्रॉन्ग रीज़न आदमी की अल्टीमेट गोल की तरफ स्ट्रगल को दिखाना था, यानी आफ्टर लाइफ को। ये कहानी मॉडर्न एज की ज़िंदगी के बारे में बताती है कि किस तरह इंसान सक्सेसफुल होने और तरक्की हासिल करने की ख्वाहिश और जुस्तजू में अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती को एंजॉय नहीं कर पाता और मुसलसल भागता रहता है, कभी किसी चीज़ के पीछे और कभी किसी चीज़ के पीछे। जब एक चीज़ को पा लेता है तो दूसरी की ख्वाहिश करता है। इस तरह वो सिर्फ एक चक्कर काट रहा है, कहीं भी पहुंचता नहीं है। और इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह मॉडर्न मैन मटीरियलिस्टिक है, उसने ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत खो दी है। E.M. फॉस्टर इस कहानी में अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए एक नई दुनिया दिखाने की कोशिश करता है, जिसमें ट्रू हैप्पीनेस यानी असली और हकीकी खुशी है, और जहां इंसान की डिज़ायर नहीं होती बल्कि सब कुछ फुलफिल होता है, यानी ये आफ्टर लाइफ है। ये शॉर्ट स्टोरी 1911 में E.M. फॉस्टर की कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज द सेलेस्टियल ऑमनिबस एंड अदर स्टोरीज में पब्लिश हुई। इसकी सेटिंग रखी गई एक यूटोपिया लाइक गार्डन में, यानी एक इमेजिनेटिव जगह में जो किसी हद तक हेवन से मिलती जुलती है। ये एक एलिगरी है, यानी ऐसी कहानी जो डुअल मीनिंग रखती है। एक प्राइमरी या सरफेस मीनिंग होता है और दूसरा डीपर या सेकेंडरी मीनिंग होता है, और ये डीपर मीनिंग कोई मॉरल या पॉलिटिकल मैसेज कन्वे कर रहा होता है। फर्स्ट पर्सन इसका पॉइंट ऑफ व्यू है और 25 साल का एक अननेम्ड नरेटर इसको बयान करता है, जो इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। अगर बात करें इस कहानी के मेजर थीम्स की, तो सबसे पहले एस्केप एंड लॉन्गिंग फॉर बेटर लाइफ है। नरेटर अर्थली लाइफ यानी इस ज़मीन की दुनिया से एस्केप चाहता है ताकि वो एक बेहतर ज़िंदगी हासिल कर सके और ट्रू हैप्पीनेस को तलाश कर सके, क्योंकि वो ट्रू हैप्पीनेस की तलाश में होता है। फिर है कनेक्शन विद नेचर, और वो इस पूरी जर्नी में नेचर के साथ जुड़ा हुआ होता है कि किस तरह वो एक इमेजिनेटिव दुनिया में पहुंच जाता है। और फिर लास्ट पे है सेल्फ डिस्कवरी। इस कहानी के ज़रिए E.M. फॉस्टर ने बहुत ही इमेजिनेटिव वे में आफ्टर लाइफ को दिखाया है। नरेटर बहुत सारी चीज़ों के पास से गुजरता है और कहानी के आखिर में उसे पता लगता है वो तो आफ्टर लाइफ में है, यानी इस ज़िंदगी के बाद वाली ज़िंदगी में पहुंच गया है और वहाँ का सफ़र कर रहा है। द अदर साइड ऑफ द हेज, हेज फेंस या बाड़ को कहते हैं। टाइटल एक मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, यानी हेज की दूसरी तरफ, यानी इस अर्थली लाइफ के बाद वाली दूसरी लाइफ। कहानी शुरू होती है एक अननेम्ड नरेटर से जो 25 ईयर्स ओल्ड है। वो एक सड़क पर चल रहा होता है। सड़क के दोनों किनारों पर फेंस होती है और वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाता और अपनी रफ्तार की पैमाइश के लिए पेडोमीटर का इस्तेमाल करता है। पेडोमीटर एक ऐसा आला है जो स्पीड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि इंसान ने कितने स्टेप्स चल लिए हैं, यानी कितना सफ़र तय कर लिया है। जब वो पेडोमीटर देखता है तो उसने 25 माइल्स का सफ़र तय कर लिया होता है, लिहाजा वो थोड़ी देर आराम के लिए रुकता है। फिर एक एजुकेशनलिस्ट एलाइजा डिम्बल भी उसे पीछे छोड़ देती है। फिर नरेटर को डर होता है कि कहीं वो अपने बाइक की तरह ना हो जाए जिसे उसने 1 साल पहले इस सड़क के किनारे छोड़ा था। नरेटर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि ये रोड कहीं एंड ही नहीं हो रही थी। वही चीज़ें बार बार आ रही थी, वही ऑब्स्टेकल्स और वही हर्डल्स उसे दोबारा फेस करना पड़ रहे थे, और सड़क के दोनों तरफ हेज भी थी, लिहाजा वो इधर उधर भी नहीं देख पा रहा था। वो फिर से चलना शुरू कर देता है। थोड़ा आगे जाकर रोड की एक तरफ हेज से हवा का एक झोंका आता है। नरेटर उस हवा को महसूस करने के लिए हेज के पास जाता है, और जब वो थोड़ा आगे होकर उसको देखने लगता है तो वो वहाँ फंस जाता है और पीछे नहीं मुड़ पाता। लिहाजा अब उसके पास आगे जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लिहाजा वो हेज की दूसरी तरफ पानी में जा गिरता है, क्योंकि हेज की दूसरी तरफ तालाब था जिसमें वो गिर जाता है। फिर एक बूढ़ा आदमी नरेटर को उस पानी से निकालता है और उसे उस नई जगह के बारे में बताता है कि ये रास्ता कहीं नहीं जाता। लेकिन नरेटर तो ऐसी सड़क का आदी है जो हमेशा कहीं ना कहीं जाती है, उसे कहीं ना कहीं पहुंचाती है, क्योंकि उसने जब भी सफ़र किया कहीं जाने के लिए कहीं पहुंचने के लिए किया। लिहाजा ये सड़क उसे लुत्फ नहीं देती, वो इस सफ़र को एंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो आगे बढ़ने का आदी था और उसे आगे बढ़ने और कामयाब होने का जुनून था। लिहाजा इस दुनिया में तो ऐसा कुछ नहीं था और ये चीज़ें इस नई दुनिया के लिए अजनबी थी।
लिहाजा वो फिर से चलना शुरू कर देता है और उसे एक पुल नज़र आता है जिसके ऊपर आइवरी गेट यानी एक सफ़ेद रंग का बहुत बड़ा दरवाज़ा लगा हुआ था। नरेटर उस गेट के पास पहुंचता है और देखता है कि ये गेट तो उसी सड़क की तरफ खुल रहा है जहां से वो आया था। लिहाजा वहां उसे बताया जाता है कि ये उस सड़क से थोड़ी मुख्तलिफ है जिसे वो जानता था। ये वो रास्ता है जहां से इंसानियत को पहली बार इस जगह से निकाला गया था, यानी जन्नत का दरवाज़ा, जहां से इंसानों को जन्नत से निकाल दिया गया था। नरेटर फिर वहां एलाइजा डिम्बलबी को देखता है और सोचता है कि ये तो आज शाम को लेक्चर लेने वाली थी, फिर यहाँ क्या कर रही है। और फिर दोबारा से अपना पेडोमीटर निकाल कर देखता है जो अब भी वही पुरानी रीडिंग शो कर रहा था और नहीं चल रहा था। फिर बूढ़ा आदमी नरेटर को बताता है कि लोग अक्सर इस जगह अपने जानने वालों को मिलते रहते हैं और जाने पहचाने चेहरों को देखकर बहुत हैरान होते हैं। फिर नरेटर एक और गेट देखता है जो हॉर्न गेट था, और ये हॉर्न गेट उसी सड़क पर खुलता था जो उसने पहले छोड़ी थी। लिहाजा वो ओल्ड मैन से कहता है कि वो वापस जाना चाहता है। फिर वो वहाँ अपने भाई को देखता है जिसने 1 साल पहले छोड़ा था। लिहाजा फिर नरेटर उस हॉर्न गेट से गुजरते हुए वापस आ जाता है और तब उसे एहसास होता है कि वो आफ्टर लाइफ में था और ये सारी जर्नी जो उसने की ये आफ्टर लाइफ की थी। व्यूअर्स, इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। इस कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स भी हैं जिसमें रोड सिंबलाइज करती है लाइफ ऑन अर्थ को, कि किस तरह सड़क के दोनों किनारों पर हेज थी और नरेटर उस पर चलता जा रहा था चलता जा रहा था। इसी तरह लाइफ की डेली रूटीन है जो बार बार रिपीट होती रहती है। फिर है पेडोमीटर जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को सिंबलाइज करता है, जो रोड पर चलते हुए नरेटर के फुट स्टेप्स को मैयर कर रहा था, यानी ये उसकी ज़िंदगी के तजुर्बात को दिखा रहा था। फिर है द गेट ऑफ आइवरी एंड द गेट ऑफ हॉर्न। ये दोनों गेट्स ट्रू ड्रीम्स और फॉल्स ड्रीम्स के दरमियान डिफरेंस यानी फ़र्क को सिंबलाइज करते हैं। आइवरी गेट सिंबलाइज करता है फॉल्स ड्रीम्स को, जबकि हॉर्न गेट सिंबलाइज करता है ट्रू ड्रीम्स को। इस कहानी की इम्पोर्टेंट कोटेशंस ये हैं।